Jai Hind students, once again welcome back to my channel Story to Success, the best platform where you can feel the concepts. तो फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी टू सक्सेस में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम सर पे है और हमको ये नहीं पता, वी डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। सर पेपर को लिखे कैसे, हम बताएंगे भी आज के पेपर को कैसे लिखना है। आप देखते होगे आपके कोई फ्रेंड है जो आपसे कम पढ़ता है, लेकिन जब लास्ट में फाइनल एग्जाम होते हैं ज़्यादा मार्क्स सिक्योर वो करता है, ना कि आप। उसका रीज़न सिंपली है, उसको पेपर अटेम्प्ट करना आता है, आपको नहीं आता। कुछ सिंपल ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से हम अपने पेपर को क्या करते हैं, प्रेजेंट। अगर हमको पेपर को प्रेजेंट करना आ गया ना, अब आप सिंपल लाइफ से एक एग्जांपल उठा लो। आप कहीं शादी में चले गए और आपने एक इंग्लिश की वर्डिंग भी सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप कहीं शादी में जा रहे हो, मान लो आप शादी में चले गए, आप कोशिश क्या करोगे अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करने की। मेरे शूज़ क्या होने चाहिए, बेस्ट पॉलिश होने चाहिए। मेरी पैंट जो होगी, शर्ट जो होगी वो बिल्कुल फाइन प्रेस आयरन होनी चाहिए, बिल्कुल प्रेस लगी होनी चाहिए, इस्त्री लगी होनी चाहिए है। मेरे हेयर वेयर बाल वाल अच्छे से सेट होने चाहिए। तो क्या करते हो आप, अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करते हो। तो आप एग्जाम में अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते भाई? आपको पता ही नहीं कैसे करो। आपको ये तो पता है जूते पॉलिश होने चाहिए, शर्ट है प्रेस लगी होनी चाहिए, बाल बिल्कुल खड़े बड़े होने चाहिए, स्पेक्स गूगल्स होने चाहिए, वॉच होनी चाहिए, हैंकी होना चाहिए, हर एक चीज़ को पता है, लेकिन आपको एग्जाम्स का नहीं पता। वो बताएंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया आज के हमारा महा मैराथन सीरीज हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम। इससे क्या होगा, आप सीधा 70% से 90% के ऊपर जंप कर जाओगे। ये मैजिक बैंड, ये जादू की छड़ी। आज का जो हमारा सेशन होगा दैट विल बी योर मैजिक बैंड। आपके लिए एक जादू की छड़ी के जैसा होगा, क्योंकि आप जंप करोगे 70% से सीधा 90% के ऊपर। और कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई, नहीं छूटेगा। छूटेगा तो क्या करो भाई, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट इज योर स्टोरी टू सक्सेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महा मैराथन। दैट विल बी योर महा मैराथन। ये आपके लिए क्या साबित होगा भाई, महा मैराथन साबित होगा आपके लिए। एग्जामिनर आपको आपकी आंसर शीट दे देगा। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, डोंट पैनिक। सबसे पहले क्या करो, अपने अच्छे से सांस लेके फिल अप योर पर्टिकुलर्स। अपने पर्टिकुलर्स, अपना नाम, योर नेम, क्लास, सेंटर नंबर, स्कूल नंबर, ये अच्छे से भरना है भाई। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें मिस्टेक होगी ना तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। चेक तो हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो टेक अ डीप ब्रेथ। पेपर आते ही क्या करना, टेक अ डीप ब्रेथ। अगर ज्यादा और क्या कर सकते हो आप, एक चीज बताता हूं आपको, आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, टेक अ डीप ब्रेथ। आप कर सकते हो गैप थेरेपी। ठीक है, गैप थेरेपी मेरी पर्सनल भाई, मैं पर्सनल बताता हूँ आपको, गैप थेरेपी ने मेरी पूरी जिंदगी बदली हुई। ठीक है, गैप थेरेपी में क्या है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और क्या करना है, आंखें बंद करो, कानों के ऊपर ये लगा लो और क्या करना है, 20 तक गिनती गिननी है। और ऐसे गिनती गिननी है कि सिर्फ आपको गिनती गिनती ही सुने और कुछ सुनना। जैसे आंखें बंद की, कान बंद किए, एक, जैसे सांस ऊपर ले गए तो 1 2 3। जैसे जैसे आप काउंटिंग शुरू करेंगे ना, जब तक आपकी काउंटिंग चलती रहेगी ना, आपके दिमाग में और कुछ भी नहीं आएगा भाई। 20 तक अगर आपने ये कर लिया ना, इसको बोलते हैं गैप थेरेपी। अगर 20 तक आपने ये कर लिया ना भाई, आपका माइंड क्या हो जाएगा, उसी टाइम पे एक चीज के ऊपर फोकस्ड हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं भूलोगे। मैंने खुद अपने 10th में, अपने 12th में गैप थेरेपी से पेपर किए। ठीक है, एंड अबाउ 90% आए भी मेरे 10th 12th। ठीक है, अब क्या करना आपको, हो गया ये। नाउ नाउ इज योर फर्स्ट रूल एंड द फर्स्ट ट्रिक। पहले क्या करना है, डोंट रीड
क्वेश्चन पेपर। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो भैया आप? सभी टीचर्स तो क्या बोलते हैं, सभी टीचर बोलते हैं कि रीड द पेपर थोरोली, सारे पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ लो। लेकिन भाई हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग है, हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि डोंट रीड द पेपर। क्यों? रीजन देखो भाई, हर एक चीज के ऊपर का रीजन होना चाहिए। हमारा रीजन क्या है, आप जैसे ही पेपर को पढ़ोगे भाई, आप लगभग सारे बच्चे 80 to 90% बच्चे पढ़ के जाएंगे। अब क्या करोगे आप, आपको पता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, यू ऑल नो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। क्वेश्चन देखा आपने, पहला आ रहा है ठीक है, दूसरा आ रहा है ठीक है, सेम टाइम पे क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप उसी टाइम पे क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट। क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे उसी टाइम पे। फिर क्या देखोगे आप, दो क्वेश्चन आ रहे हैं अगला फिर से नहीं आ रहा, दो क्वेश्चन आ रहे हैं अगला फिर से नहीं आ रहा। इससे क्या हो जाएगा, पहले ही आपका मोरल डाउन चला जाएगा, पहले आपका मोरल डाउन चला जाएगा और आप पेपर को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट क्या है, डोंट रीड क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को मत पढ़ना, मत पढ़ना, मत पढ़ना। ठीक है, ये भी बताऊंगा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा सेक्शन ए बी सी डी कौन सा सेक्शन पहले करना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। पहले क्या है, डोंट रीड क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर मत पढ़ना भाई, मत पढ़ना। सबसे बड़ी भूल करोगे ये पढ़ के, मेरे साथ खुद बना हुई है, डोंट रीड द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, यस, पुट मार्जिन लाइन्स। क्या है मार्जिन लाइन का मतलब, बताता हूं अभी, 1 सेकेंड। आपकी आंसर शीट कुछ ऐसी होगी, ये आपकी आंसर शीट है, ये आपकी आंसर शीट है। ऊपर आपने ये नेम वगैरह, क्लास, सेंटर नेम, स्कूल नंबर, ये कुछ अपने पर्टिकुलर्स फिल कर दी होंगी, ये आपके पास। अब ये बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे ऐसे लाइनें लगी होंगी। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ आपकी आंसर शीट के दोनों तरफ क्या लगानी है, मार्जिन लाइन। एक मार्जिन लाइन ये लगा दी, एक मार्जिन लाइन ये लगा दी, दोनों तरफ क्या लगानी है, मार्जिन लाइन विद स्केल। स्केल से आपने क्या लगा दी, मार्जिन लाइन। इससे क्या होगा, इससे एक बच्चे बोलते हैं कि इससे क्या होगा सर, एक तो ये होगा मैं लिखूंगा कम और दिखेगा ज्यादा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है ताकि आपका जो आंसर है वो क्या रहे, एक सीक्वेंस में रहे, और उस सीक्वेंस को जैसे आप बोलते हो वो एक तरीके से, जैसे आपका ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ई, बिल्कुल क्या रहे, स्पेसिंग बराबर रहे। ठीक है, स्पेसिंग बराबर है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, एक यहां से शुरू कर दिया, पहले वाली लाइन में आपने यहां से शुरू किया, दूसरी में यहां से, तीसरी में यहां से, तो आपने क्या करनी है, बिल्कुल प्रॉपर लाइन स्पेसिंग रखनी है। ठीक है, ऐसे शुरू करना है, ऐसे शुरू नहीं करना, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, अगली लाइन में सी यहाँ से शुरू करियो, ए यहाँ पे होगा तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ से, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ऐसे शुरू करना है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा रीजन वही सिंपल भाई, क्या कि आप लिखोगे कम, ये भी एक एग्जैक्ट आंसर है इसका, आप लिखोगे कम और आपको दिखेगा थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो क्या करना है, सेकंड, पुट मार्जिन लाइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए, ऑन बोथ साइड ऑफ आंसर शीट, आंसर शीट के दोनों तरफ क्या लगानी है, मार्जिन लाइन। ज्यादा चौड़ी नहीं लगानी, ज्यादा वाइड नहीं भी, बिल्कुल नैरो ही लगा लेना। ठीक है, नैरो नैरो, ये ऐसे। सिंगल लगाओ तो अच्छी बात है, डबल लगाओ तो भी ठीक है, आपकी मर्जी, इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ गया समझ में। पहले चीज क्या थी, डोंट रीड द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। नेक्स्ट इज योर पुट मार्जिन लाइन, मार्जिन लाइन लगा दो दोनों तरफ आंसर शीट के। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इज योर दिस, आपने क्या कर दिया है, आपने मार्जिन लाइन लगा दी है, आंसर शीट के ऊपर आपने मार्जिन लाइन लगा दी है। अब नेक्स्ट इज योर ड्यूटी, उस मार्जिन लाइन को क्या करो, जैसे ये आपकी आंसर शीट थी, ये आपने यहाँ पे मार्जिन लाइन लगा दी, यहाँ पे मार्जिन लाइन लगा दी। अब आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर, थोरोली में मानना हो, आप क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, आप कुछ बच्चे तो ऐसे लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, ऐसे आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन वाले का आंसर भी सेम होगा। क्वेश्चन 1 का आंसर 1 हो जाएगा, क्वेश्चन 2 का आंसर 2 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन लिख रहे हो तो क्वेश्चन, आंसर लिख रहे हो तो आंसर, उसको यहाँ पे नहीं लिखना,
यहाँ पे मत लिखो, उसको यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में लिखो। जैसे लिखो आंसर नंबर 3, ठीक है, और उसको क्या कर दो अंडरलाइन। सेंटर में लिखना है और क्या लिखना है, कैपिटलाइज लिखना है। सारे लेटर्स कैपिटल्स होने चाहिए, कैपिटलाइज्ड लेटर। आगे समझ में, मार्जिन लाइन लगा दी। आंसर नंबर कहाँ लिखना है, मिडल में लिखना है, टॉप पे, टॉप मिडल, ठीक है, इन सेंटर, टॉप सेंटर पे लेना है, ठीक है। आगे बात समझ में, अंडरस्टूड। अब क्या करना है, अब जैसे आपने ये मान लिया मैंने XYZ मेरा आंसर लिख दिया। अब जैसे ही आप आंसर लिख दिया, जैसे ही आपने आंसर लिख दिया, अब यहाँ पे 2 मार्जिन लाइन खींच दो भाई। क्या खींच दो, 2 मार्जिन लाइन। ये बिल्कुल एक बॉक्स के अंदर बंद हो गया। किसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर बंद हो गया। अब आप जब इसको देखोगे ना, अब यहाँ पे जैसे ये रहा, इस क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे, इस आंसर शीट को देखो, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप मार्जिन लाइन से और इस आंसर को यहाँ पे मिडिल में टॉप पे लिखोगे ना, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा भाई, ठीक है। ये भी है क्या भाई, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, ये हैक है। चेकर्स खुद बताते हैं, जो चेक करते हैं ना पेपर, वो खुद बताते हैं, हाँ ऐसे बच्चों के हम ज्यादा मार्क्स देते हैं या आते हैं, सिंपली आते हैं भाई, पेपर प्रेजेंट करने का तरीका पता है। अब नो इफेक्ट ऑफ हैंड राइटिंग। बच्चों के दिमाग में एक मिथ रहता है, सुपरस्टिशन रहता है कि हैंड राइटिंग का पेपर के ऊपर फर्क पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ हैंड राइटिंग इन योर आंसर शीट। आपकी आंसर शीट में, आपकी आंसर शीट में हैंड राइटिंग का कोई इफेक्ट नहीं है भाई। बस क्या है, नीड इज योर हैंड राइटिंग मस्ट बी आप देते हो, ये लिखा हुआ होता है, इसको आप ध्यान से आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं है एग्जैक्टली है क्या। योर हैंड राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन। और इसका सिंपल मीनिंग मैं बताऊं, इस नीट एंड क्लीन का मतलब है अंडरस्टैंडेबल। कोई भी आदमी उसको आसानी से क्या कर सके, समझ सके। योर राइटिंग मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। आपकी राइटिंग क्या आनी चाहिए, सिर्फ किसी आदमी को समझ में आनी चाहिए। सिंपल बात, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, आंसर चेक करेगा, उसको आपकी हैंड राइटिंग अंडरस्टैंड, समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, समझ में। तो आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज योर 5th हैक। हैक ही बोल सकते हैं भी इसको। ये आ गया भाई, पढ़ लो इसको, क्या लिख रखा है, लिख रखा है सीरीज इज मस्ट। सीरीज मतलब आप सिंपल ले लो सीक्वेंस। क्या, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है, आप आंसर लिख लो, जैसे आप पहले बीच में कहीं से लग गए, आप सेक्शन ABCD, कोई इफेक्ट नहीं होता इसका। वो भी बताऊंगा कि और अच्छे से प्रेजेंट करना तो सेक्शन A पहले करे, BCD कौन सा पहले करे, ठीक है। तो मेन बात क्या है, अगर कौन सा भी सेक्शन उठा लो, इट्स योर चॉइस। आपने सेक्शन B उठा लिया, करना क्या है, अब आप सेक्शन B, सेकंड पॉइंट A, कौन सा भी सेक्शन उठा लो, अब आप उस सेक्शन के ऊपर से भी लग लो, नीचे भी लग लो, कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन सीक्वेंस होनी चाहिए। मान लो आप क्वेश्चन नंबर सेक्शन B स्टार्ट हो रहा है 15 से, आप 15 से स्टार्ट हो गए तो आपको ऐसे निकलना 15, 17, 19, 21, फिर 18, फिर 20, ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना। इट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक। कैसे करना है, ऊपर नीचे कहीं से स्टार्ट हो जाओ, कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ। अगर 15 से शुरू हो गए तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे सीक्वेंस बनाए रखनी है। और आंसर नंबर कहाँ लिखोगे, मिडल टॉप में, टॉप मिडल में बताया था मैंने। और क्या करना है, कैपिटलाइज करना है सारे लेटर्स को। आगे बात समझ में, सीरीज इज मस्ट। सीरीज क्या है आपकी, मस्ट है। नेक्स्ट इज योर समथिंग मोस्ट इंपोर्टेंट बोल सकते हैं भैया हम इसको। क्या,
मोस्ट इंपोर्टेंट। कैसे बोल सकते हैं? ये बोल रहा है कि अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट। क्यों? हर एक चीज के पीछे की रीजन होना चाहिए। मार्जिन लाइन लगाई तो क्यों लगाई, कैपिटलाइज किया तो क्यों लिखा है, सीधा समझ में आ जाए। कैपिटलाइज क्यों किया है मैंने आंसर को, आंसर नंबर को, सीधा समझ में आया कि आंसर नंबर 15 है, 14 है, कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है। नीचे क्यों लगाए हैं? बॉक्स के अंदर बंद हो जाए, बिल्कुल प्रीटी प्रीटी लगे, अच्छा लगे, और ये लगे हाँ मेरा आंसर यहाँ तक, अब क्या हो गया, अब मेरा आंसर क्या हो गया, फिनिश हो चुका है, अब मेरा अगला क्वेश्चन शुरू होगा। ये नहीं कि आंसर सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का पता ही नहीं चल रहा, सारे एक कर दिया, ये भी गलत। तो हर एक चीज का एक रीजन है। इसका रीजन क्या है? अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स फर्स्ट। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं आपके, उनको आपको पहले क्यों करना है? सिंपल सा रीजन है, शुरू में क्या होती है भाई, आप शुरू में पेपर के अंदर बैठ गए, शुरू में क्या होता है, शांत माहौल होता है, कोई चीटिंग वगैरह का कोई माहौल नहीं होती। आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, हरियाणा बोर्ड वालों को तो अच्छे से पता है। हाँ, शुरू में चीटिंग नहीं लगती, बाद में लगनी होती है, जो चीटिंग लगती है 15-20 मिनट में लास्ट में। तो अगर आप मान लो आपने ये आप बाद में कर रहे हो, आपने पहले क्या किया, आपने पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ, एमसीक्यू आपने अटेम्प्ट कर लिए। पहली बात तो क्या है, आप अगर आपके 40 एमसीक्यू आ रहे हैं, मान रहा हूँ अगर आपके 40 एमसीक्यू आ रहे हैं, या सीबीएसई 20 एमसीक्यू आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हर कोई बच्चा 40 में से 40 एमसीक्यू या 20 में से 20 एमसीक्यू ठीक कर देगा। इसकी पॉसिबिलिटी भाई 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, बिल्कुल माइनस पे इसकी, कि सारे बच्चे 40 में से 40 ठीक कर देंगे। मेरे को क्या करना है, मेरे को अच्छा पेपर दिखाना है, बढ़िया पेपर दिखाना है। क्या करूंगा मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट इसलिए करूंगा, अगर मैं एमसीक्यू से अटेम्प्ट करूंगा तो मैंने 2-3 आंसर ठीक किए, क्या पता मेरा बाय मिस्टेक फोर्थ गलत हो गया, क्योंकि एमसीक्यू क्या है, क्या तो या तो ठीक है या गलत है, या तो ठीक है या गलत है। अगर गलत हो गया तो सीधा गलत हो गया, क्या पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, क्या पड़ेगा, इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि इस बच्चे का गलत है तो आगे और भी गलत हो सकते हैं। अगर इस बच्चे का थर्ड एमसीक्यू गलत हो गया तो क्या पता इसका फोर्थ भी हो, फिफ्थ भी हो, सिक्स्थ भी हो। अगर एक गलत हो गया तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आपके पेपर को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा टाइम देगा। मैं नहीं चाहता, कोई भी बच्चा नहीं चाहता एग्जामिनर आपके आंसर शीट को ज्यादा टाइम दे। जितना ज्यादा टाइम देगा उतनी आपकी कटिंग्स लगती चलेंगी, और क्या, उतने आपके मार्क्स डिडक्ट होते चलेंगे। तो कम टाइम कब लगेगा, कम टाइम कब लगेगा, जब मेरे आंसर लगभग लगातार आपके 10, आप देखो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। एमसीक्यू में या तो आता या नहीं आता, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आप कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे, कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे। ठीक है, पूरा गलत नहीं हो सकता, अगर आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे तो एक गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लास्ट से लग गए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से लग गए सेक्शन डी से, सेक्शन डी से इसलिए लगना है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर उसके अंदर, सेक्शन डी से आप लग गए, आपको लगभग सारे आते हैं, आपने बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने आराम से सारे लिख दिए। शांति का माहौल है, शांति का माहौल है, कोई चीटिंग वाली बात नहीं है, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा। मेनली बात तो किस चीज की है, डिस्टरबेंस की भी तो बात है, क्योंकि लास्ट में जब आप आ जाओगे, एमसीक्यू आपने स्टार्ट कर दिए, लास्ट में आते आते डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, किसकी वजह से, चीटिंग्स की वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करने में इनफ टाइम नहीं देख पाओगे, आप समय खत्म हो जाएगा और आप बोलोगे मेरा तो सेक्शन डी सारा रहेगा। ऐसा नहीं होने देना है। मेरे को क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट पहले करूंगा। मैं रीजन बता दिया क्यों, रीजन पहला रीजन क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालना, पॉजिटिव इंपैक्ट डलवाना है एग्जामिनर के ऊपर, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा अगर मैं पहले एमसीक्यू करके लास्ट में लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करूंगा, तो मैं जो माइंड से जो पॉजिटिव आउटपुट जो मेरे दिमाग के अंदर है, जो मेरे दिमाग के अंदर है और वो मेरे को पेपर के अंदर छापना है, वो मैं छाप नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये बात आ गई। ठीक है, ये होगा भी आपका। अब 7th हैक बोल सकते हैं, ट्रिक है हाईलाइट द कीवर्ड। इसका क्या मतलब है, भली बात है आप इस चीज से वाकिफ हो, इसका मतलब है जैसे
मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपका आ गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, फॉर एग्जाम्पल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, या डिफाइन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपने मान लो आंसर लिख दिया कि व्हेन अ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद बी इट गिव्स आउट सी। जब दो चीजें मिलती हैं तो कोई तीसरी चीज देती हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, उस पूरे होल प्रोसेस को या प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है आपके, व्हेन ए कंपाउंड, बी कंपाउंड, सी कंपाउंड, ये दो तीन चीजें आपके क्या है, ये कीवर्ड है, जिसकी वजह से आप ये ऐसे लिख रहे हो और लास्ट में आप ये ऐसे लिखोगे ए प्लस बी गिव्स आउट सी। पहले तो वो इसी से समझ जाएगा भाई, इसी से समझ जाएगा। तो आपको इसको क्या करना है, इसको करना है आपको हाईलाइट, या तो आप इसको सर्कल कर सकते हो, हाईलाइटर से ऐसे रंग सकते हो इसको, या अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्जामिनर का सीधा ध्यान किसके ऊपर जाएगा, इस मेन चीज के ऊपर जाएगा, मेन कीवर्ड के ऊपर। वो पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेगा ही नहीं वो पूरा आंसर पढ़ेगा ही नहीं, उस कीवर्ड को देखेगा, टिक लगाएगा, अगला क्वेश्चन, कीवर्ड को देखेगा, टिक लगाएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कम देगा। मैंने बताया था एग्जामिनर जितना कम टाइम आपके पेपर को देगा, टाइम जितना कम आपके मार्क्स उतने ज्यादा, मार्क्स उतने ज्यादा। ठीक है, तो हाईलाइट द कीवर्ड, आ गया समझ में क्यों। अब नेक्स्ट इज योर encircle numerical answers like in your mathematics and in your science। आप साइंस का आपका पेपर है या आपका पेपर है मैथमेटिक्स का, आप फाइनल में जैसे आपको न्यूमेरिकल आ गया, सिंपल न्यूमेरिकल लेके चलता हूं मैं, x + 4 गिव्स आउट 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल सिंपल समझाने के लिए बोल रहा हूं, फाइंड x। तो आप कैसे लिखोगे, x + 4 = 7, x = 7 - 4, x = 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस फाइनल आंसर को क्या करना है, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो और ये आंसर लिख दो, लास्ट में मार्जिन लाइन तो बता ही रखी है आपको। इसको क्या करोगे, अब क्या करेगा, वो आपका फर्स्ट स्टेप देखेगा, सेकंड देखेगा और फिर लास्ट में आंसर के ऊपर पूछेगा। उसको कोई झिझक नहीं होगी कि कौन सा आंसर है। बच्चे क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, इतना कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं आंसर को कि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता कि x की वैल्यू 3 है, 5 है, 7 है, क्या है, आंसर का पता ही नहीं लगता। जबकि मेन क्या आपका, मेन तो आपका आंसर ही है, उसका पता ही नहीं चलता, वो दिखता ही नहीं। मेरे को तो दिखाना है आंसर, मेरे को तो दिखाना है आंसर है, बोर्ड के अंदर तो आंसर दिखाना है। तो क्या करना है, एनसर्कल न्यूमेरिकल आंसर, न्यूमेरिकल के आंसर को दिखाना है। और एक छोटी सी बात, जो आपके डिफरेंस के क्वेश्चंस होते हैं, किसके, डिफरेंस के, जो आपके डिफरेंस के क्वेश्चन हो गए, उसमें क्या लगाना है आपको, बीच में एक और डिफरेंस लाइन खींचनी है। यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखो, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखो, और पॉइंट वाइज ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ऐसे लिखना है। और क्या बनानी है, स्पेसिंग बनानी है, मार्जिन बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं इसका फर्स्ट पॉइंट आपने पहली लाइन में खत्म कर दिया, इसका आप 3 लाइन में कर रहे हो। ठीक है, अगर 3 लाइन में हो रहा है तो यहाँ भी 3 लाइनें छोड़ दें और फोर्थ वाली लाइन से स्टार्ट करें। ठीक है, इक्वलाइजर, इक्वल करना है। ठीक है, आगे आसन में एनसर्कल न्यूमेरिकल आंसर्स। नेक्स्ट इज योर अवॉइड ओवर राइटिंग एंड कटिंग। ज्यादा नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना। किसी के पास, किसी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है, वो आपका सारा 150 से 200 वर्ड्स का आपका आंसर पढ़ेगा। नो, नो वन हैज दैट इनफ टाइम टू रीड योर होल 150 to 200 वर्ड्स आंसर। नो, किसी के पास नहीं है।
तो कम लिखो और क्या करो, कटिंग को अवॉइड करो। कटिंग नहीं करनी कटिंग। एक बार आपने आंसर एक बार आपने केमिकल की स्पेलिंग CHEMICA लिख दी, फिर उसको कट कर दिया, हो गलत होगी, फिर कुछ लिखी, फिर कट कर दी, फिर कुछ लिखी। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा, क्योंकि टीचर की क्या होती है, साइकोलॉजी अच्छी होती है भाई। कोई टीचर लगता है ना, सबसे पहले उसको साइकोलॉजी पढ़नी होती है। वो आपका पेपर ऐसे 2-3 आंसर चेक करके वो आपकी साइकोलॉजी पढ़ लेगा, बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता, पेपर प्रेजेंटेशन से वो पढ़ लेगा। और मैं क्या है, मैं तो सुमित सर की वीडियो देख के गया हूँ, मेरे को तो हैक आता है, मैं तो अपनी साइकोलॉजी बना के दिखा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, अवॉइड ओवर राइटिंग एंड कटिंग, कम लिखो कम काटो। नाउ दैट इज योर अवॉइड पैराग्राफ्स। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया किसी एसएस में आ गया या किसी में, मेनली तो आपका आता है सोशल साइंस में, आपका क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कोई एक टॉपिक है, उसके ऊपर प्रकाश डालिए, या उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए या लॉन्ग नोट लिखिए। जैसे डेमोक्रेसी के ऊपर आ गया, अब आपको क्या करना है, लोकतंत्र के ऊपर आ गया क्वेश्चन, लोकतंत्र के ऊपर टिप्पणी कीजिए, आपके क्या विचार हैं, क्या करना है। आप ऐसे लिखते जा रहे हो पैराग्राफ में, किसी के पास टाइम नहीं इतना पढ़ेगा, नो वन हैज इनफ टाइम, किसी के पास टाइम नहीं है। मैं क्या दिखाऊंगा, स्मार्टनेस। मैं बार बार बोलता हूँ दिस टाइम इज ऑफ स्मार्टनेस। क्या है, टाइम क्या गया है, हार्ड वर्क सभी कर रहे हैं, आपको क्या दिखाना है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं क्या करूंगा, एक तो आंसर को अब क्या करूंगा, अब एक आंसर मेरे को कम आता है, 1% मान के चलो, आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट पता है, आप पैराग्राफ के अंदर लिखोगे तो इतना सा छोटा सा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने डेमोक्रेसी लिखा, यहाँ पे डेमोक्रेसी लिखा, सबसे पहले क्या करूंगा, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी पॉइंट बना के लिखूंगा मैं। क्या बनाने मेरे को, अवॉइड पैराग्राफ एंड मेक पॉइंट्स, मेक पॉइंट्स, मेक पॉइंट्स। एसएस में 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, तो लॉन्ग आंसर्स में क्या करो, मेक पॉइंट्स, पॉइंट बना के लिखना है। पहला पॉइंट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरा हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, कहां से आया क्या मतलब है, हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, इसको डिफाइन कर दो, इसको डिफाइन कर दो। तीसरा आउटले ऑफ डेमोक्रेसी, फिर बता दो 4th पॉइंट में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आंसर बड़ा भी दिखेगा, कंजस्टेड भी दिखेगा, मार्क्स भी नहीं कटेंगे, सुंदर भी दिखेगा। ऐसे ऐसे 4-5 से 6 पॉइंट बना दो, 5 में से 5 आएंगे, कोई मार्क्स नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता भाई। नो वन हैज पावर, नो वन हैज पावर टू डिडक्ट योर मार्क्स, नो वन हैज पावर टू डिडक्ट योर मार्क्स। किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि आपके मार्क्स क्या कर दे, कट कर दे, नहीं। अगर आप ऐसे पेपर को क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे, ठीक है। आगे सुन में, अब एक छोटी सी बात है, बच्चों की एक कंफ्यूजन रहता है, सर स्पीड क्या रखी, व्हाट विल बी माय स्पीड, पेपर रह जाता है भाई। 10th 12th का पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, इतना बड़ा नहीं आता कि आपके पास टाइम कंजस्टेड हो जाए, टाइम खत्म हो जाए। तो स्पीड क्या रखनी है, स्पीड रखो भाई नॉर्मल, क्या रखो, स्पीड शुड बी नॉर्मल, या बोल दूं मैं मीडियम, ना तो बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, मीडियम स्पीड रखो। थोड़ा थोड़ा नीट लिखो, जितना ज़्यादा हो सके नीट लिखो, क्लीन लिखो। ओवर राइटिंग कटिंग को क्या करो, अवॉइड। ओवर राइटिंग कटिंग कब होगी, जब आप हड़बड़ाहट मचाओगे। स्पीड क्या रखोगे, ज्यादा, स्पीड को क्या रखो, नॉर्मल रखो, मीडियम रखो। नॉर्मल स्पीड होगी तो क्या होगी, मेरी मिस्टेक्स क्या रहेंगी, कम रहेंगी, मैं आंसर को ध्यान लगाकर क्या करूंगा, राइट करूंगा, ठीक है। अब बात आती है सर आंसर को कैसे अटेम्प्ट करूं। आंसर को अटेम्प्ट करने का एक सीधा तरीका ये है, जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा, मैंने मान लो डेमोक्रेसी माना, मैंने डेमोक्रेसी पेपर में पूछा डेमोक्रेसी,
सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले डेमोक्रेसी पढ़ लिया, डेमोक्रेसी पूछा है, सबसे पहले जाओ चैप्टर के ऊपर, चैप्टर कौन सा है। जैसे ये फिजिक्स पॉलिटी का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 है फॉर एग्जांपल। आप जाओ टॉपिक के ऊपर, टॉपिक कौन सा था, टॉपिक वाइज पहले जाओ चैप्टर वाइज, फिर जाओ टॉपिक वाइज, और फिर जाओ कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, सबसे पहले जाओ कौन सा चैप्टर है, फिर जाओ कौन सा टॉपिक है, और फिर उसका व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, पहली बात तो आपका मार्क्स कट ही नहीं सकता, कट ही नहीं सकता अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, चाहे बेसिक पूछ ले, मीडियम पूछ ले या एडवांस पूछ ले। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूं, जैसे फॉर योर इंग्लिश पेपर, इंग्लिश के पेपर में सबसे मेन दिक्कत आती है पहले वही पैराग्राफ वाली। मैं बोल रहा हूं पैराग्राफ को पहले मत करो, इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ को शुरू में मत करो, ज्यादा टाइम खा जाएगा, पैराग्राफ को स्टार्टिंग में मत करो, लास्ट में करो। ठीक है, सेक्शन डी से लग जाओ, लॉन्ग क्वेश्चन करो, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरफ मार्जिन लाइन लगा दी, सेक्शन डी मिडल में लिखा, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा, उसका आंसर लिखा, मेन कीवर्ड्स को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। मेन कीवर्ड्स हाईलाइट करने के बाद क्या करूंगा मैं, नीचे फिर मार्जिन लाइन लगा दी, क्वेश्चन नंबर 27 सीक्वेंस ही बनाए रखूंगा, पॉइंट्स बना के लिखता रहूंगा, कीवर्ड्स को हाईलाइट करता रहूंगा, ये काम है। ठीक है, अब बात आ गई पैराग्राफ को। सर पैराग्राफ कैसे करूं, पैराग्राफ में सारे क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं ना, सिनोनिमस और एंटोनिमस वाले, वो कैसे करूं, उसका बेस्ट एग्जांपल है पेंसिल लो, पैराग्राफ को सिर्फ एक बार पढ़ो और उन वर्ड्स को, इस लाइन को भी ध्यान से कर लेना, रामबाण इलाज है पैराग्राफ में सिनोनिमस एंड एंटोनिमस का, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस 90% 90 to 95% सोल्व हो जाएगा। अभी क्या करना है, अंडरलाइन द अननोन वर्ड्स, अंडरलाइन द अननोन वर्ड्स। अननोन वर्ड्स का क्या मतलब है, उन वर्ड्स को साथ के साथ जब आप पढ़ रहे हो तभी उन वर्ड्स को क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो, जिनको आप नहीं जानते, जिनका मतलब आपको नहीं पता, क्योंकि जिनका मतलब आपको पता होगा, उसका आप सिनोनिमस पूछे या एंटोनिमस पूछे वो बता देंगे। आपके 5 से 6 वर्ड ऐसे निकल के आएंगे जो आपको नहीं पता होगा, और 90 to 90% सिनोनिमस एंटोनिमस उसी में से निकल के आता है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको खेल खेलना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। देखो कि जो एंटोनिमस या सिनोनिमस पूछा गया है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन नहीं होता, मेनली वो 5 होते हैं। फिर उसको मैच करो आपके उन अननोन वर्ड से जो आपका होगा, नाउन प्रोनाउन जो आपका मैच हो जाए उसी के ऊपर क्या लगा दो, टिक। आगे मैथ में भी ऐसे ही करना है, मैथ में ही पहले बड़े क्वेश्चन करो, फिर छोटे के ऊपर आओ, फिर लास्ट में बिल्कुल एमसीक्यू के ऊपर आओ। ऐसा ही मैथ में करना, ऐसा ही साइंस में करना, ऐसा ही इंग्लिश में करना। ठीक है, तो ये था आपका हाउ टू अटेम्प्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने ये ऐसे बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट कर लिया ना, ऐसे बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट कर लिया, तो सुमित सर का वादा है, सुमित भैया का वादा है, मार्क्स कितने आएंगे, मार्क्स आएंगे आपके, जंप करेंगे हम कहां से कहां, जंप करेंगे हम 70% से सीधा 90 to 95% के ऊपर हम क्या करेंगे, जंप। इससे पहले ये भी बताया था 40 डेज स्ट्रेटेजी भी मैंने कराई है, किसी बच्चे ने नहीं देखी तो वो भी देख लो भाई। 10-20 दिन अभी भी रहते हैं, 10-15 दिन अभी भी रहते हैं, आपका क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 28 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो बस
10 ही दिन है। पेपर चलेंगे आपके लगभग लगा लो 25 से 26 मार्च तक। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 18। 18 के बाद भी आपके पास 1 महीना बचता है। आपका लास्ट पेपर के लिए आपको 1 महीना बचा हुआ है अभी आपके पास। यू हैव इनफ टाइम अगर आप इसको यूटिलाइज करो। अभी क्या है, इस टाइम को जो यूटिलाइज कर गया वो हो जाएगा पास विद गुड, गुड नॉट गुड, विद बेस्ट मार्क्स। ठीक है, तो भाई ये था हाउ टू अटेम्प्ट द बोर्ड एग्जाम्स। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।